हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आशुतोष तिवारी, आपका एजुकेटर और मेंटर। स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एडू हब बाय आशुतोष तिवारी पर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, लिटरेरी फॉर्म्स हेडिंग लगी हुई है। आज हम लोग लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बात करने आए हैं। ग्रामर पर तो बहुत सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने पोस्ट कर दिया इस चैनल पर। वोकैब से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैंने पोस्ट किया, आप जाएंगे पुराने वीडियोस तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो बात होनी है वो लिटरेचर पर होनी है, और लिटरेचर में भी किस पर? लिटरेरी फॉर्म्स पर बात करने आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टीजीटी पीजीटी नेट के लिए लगे हुए हैं तो आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग एमए कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से या ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी है जो आज हम साझा करने जा रहे हैं आपके साथ। लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी फॉर्म्स की जरूरत कहां पड़ती है बच्चे? कहां इसकी जरूरत हमको पड़ेगी? राइटिंग्स में ना। क्या करता है ये, किस तरह से ये उपयोगी है, किस तरह से वैल्यूएबल है? तो ये क्या करता है? ये राइटिंग को और सुंदर बनाता है। क्या करता है? राइटिंग को और, राइटिंग मतलब ये नहीं लिखावट, राइटिंग मतलब जो आपने लिखा ना, जो राइटर ने लिखा, जो पोएट ने लिखा, जो ड्रामेटिस्ट ने लिखा, उसको और सुंदर तरीके से उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो लिटरेरी फॉर्म्स के थ्रू हम जानते हैं ना। कैसे उसका ब्यूटीफाई उसको कैसे किया जाए, कैसे और सुंदर उसका प्रदर्शन होगा। अब जो जैसे कि बात हम कर रहे थे राइटिंग्स की, किसकी बात कर रहे थे हम? राइटिंग्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग्स? राइटिंग के कितने टाइप्स है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइटिंग। द फर्स्ट वन इज प्रोज एंड द सेकेंड वन इज वर्स। द फर्स्ट वन इज प्रोज एंड द सेकेंड वन इज वर्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? सॉरी, नाउ व्हाट इज प्रोज एंड व्हाट इज वर्स? हिंदी में आप पढ़ते हैं गद्य। थोड़ा हिंदी की लिखावट मेरी कमजोर है, काम चला लेना, ठीक है। और पद्य, राइटिंग थोड़ी गड़बड़, ठीक है। हालांकि इंग्लिश में भी बहुत अच्छी नहीं है ना, मन ही मन बोल रहे हो अंग्रेजी में कौन सा बहुत अच्छा लिखते हैं। हाँ। तो गद्य और पद्य, प्रोज और वर्स, दो राइटिंग्स है आपके इंग्लिश में। हालांकि जब आप बात करते हैं, अब आपके दिमाग में तीसरी चीज आई होगी, यार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम चंपू बोलते हैं। चंपू नाम सुना होगा ना, चंपू। चंपू काव्य का मतलब जहां गद्य और पद्य मिलाकर लिखा जाए। ये संस्कृत में बहुत ज्यादा यूज होता है, संस्कृत में बहुत ज्यादा, हिंदी में तो नहीं है। संस्कृत मतलब हिंदी में है, माने नहीं, ठीक है, लेकिन संस्कृत में बहुत ज्यादा लिखा जाता है और इंग्लिश में भी लिखा जाता है और मान्य भी है, यानी उसको हम मिक्स्ड बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम मिक्स्ड बोल सकते हैं। तो तीन राइटिंग्स आपकी हो गई इंग्लिश में, प्रोज, वर्स एंड मिक्स्ड। मिक्स्ड को ही आप क्या बोलते हैं? चंपू, जहां पर गद्य और पद्य मिलाकर ना, गद्य और पद्य मिलाकर। जैसे आपको याद होगा विलियम शेक्सपियर मैकबेथ, याद है? उसमें विचेस आती हैं तो पोएम्स गाती हैं ना, वो सॉन्ग गाती हैं, और बाकी सब गद्य में चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गद्य पद्य मिक्स्ड है ना। कई बार कई जगह उन्होंने क्या किया, पोइटिक लाइंस यूज किया। या आप पढ़ते हैं वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो मर्चेंट ऑफ वेनिस ना। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप क्या पढ़ते हैं? मर्सी नाम की पोएम, याद होगा, पढ़ा होगा आपने, बाद में आपके चैप्टर में आई थी 11th, आई थिंक 11th या 12th में वो था, मर्सी नाम का चैप्टर ही था। तो वो क्या था? मिक्स था ना, जिसमें गद्य और पद्य मिक्स करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो राइटिंग्स बेसिकली तीन हो गए इंग्लिश में, क्या क्या? प्रोज, वर्स एंड मिक्स्ड। इन्हीं को ब्यूटीफाई करने के लिए, जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, जिस विधा का प्रयोग करते हैं, जिस हम बोल सकते हैं कि जिस टर्म्स का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी फॉर्म्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब आइए देखते हैं आज लिटरेरी फॉर्म्स में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं ना। आज कौन सी चीज हम पढ़ेंगे? तो आज लिटरेरी फॉर्म्स से बच्चे मैं आपसे डिस्कस करूंगा एलिजी। क्या डिस्कस करूंगा? एलिजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप पुराने साल के पेपर्स उठा के देख लेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से मिल जाएंगे। एलिजी से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, एलिजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एलिजी से रिलेटेड। आइए देखते हैं एलिजी क्या है। भैया एलिजी आपका एक शब्द है, एलिगोस। आप पूछेंगे ये कौन सी बला है? एलिगोस ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। इसी एलिगोस से क्या बना? एलिजी बना। इसी एलिगोस से क्या बना है? एलिजी। ग्रीक भाषा का शब्द है एलिगोस, मैंने यहां लिख दिया, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसी ग्रीक भाषा के शब्द से क्या बना है? एलिजी बना है। एलिगोस का मतलब क्या होता है? एलिगोस का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ लैमेंट। क्या होता है?
सॉन्ग ऑफ लैमेंट। या इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का मतलब वही होगा जो एलेगोस का मतलब होगा फ्यूनरल सॉन्ग। क्या बोल सकते हैं हम, फ्यूनरल सॉन्ग। या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, शोक गीत। क्या बोल सकते हैं बच्चे, शोक गीत ना। सॉन्ग ऑफ लैमेंट दुख का गाना, फ्यूनरल सॉन्ग शोक गीत इसको बोल सकते हैं। अब फ्यूनरल सॉन्ग कब बोलते हैं, किसी की डेथ पर ना। फ्यूनरल सॉन्ग कब होगा, किसी की डेथ पर होगा। इट मीन्स ये किससे रिलेटेड है, डेथ ऑफ समवन। जब किसी की मृत्यु पर कोई गीत गाया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूनरल सॉन्ग बोलते हैं, शोक गीत बोलते हैं। अगर आप मिस नहीं कर रहे होंगे तो हालांकि सिचुएशन बड़ी टफ होती है उस समय ये चीजें ध्यान देना, बट अगर आपने ध्यान दिया होगा या आप बैठ के आप ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में जरूर आएंगी। गांव में या शहरों में भी आप देखते हैं किसी की डेथ होती है। जब किसी की डेथ होती है तो महिलाएं विलाप करती हैं, और विलाप करती हैं तो वो क्या करती हैं, वो पुरानी घटनाएं उस आदमी से रिलेटेड याद करती हैं, और उनको बड़ा ही अजीब तरीके से, आप मतलब उस सिचुएशन में तो अजीब बोल सकते हैं, अदरवाइज वो म्यूजिकल होता है थोड़ा सा। वो गा गाकर उन चीजों को बताती हैं, उस आदमी के बारे में या उस औरत के बारे में जिसकी डेथ हुई है, जो लेटा हुआ है, उसके बारे में वो गा गा के चीजें बताती है, उससे रिलेटेड चीजें, भैया ऐसे भैया वैसे। गेस कर रहे हैं ना मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो वो गा गा के बताती हैं। आपके यहां वही एलिजी है, वही इंग्लिश में आपको एलिजी पढ़ना है, उसी को एलिजी बोलते हैं। नोटिस करोगे याद आ जाएगा, वही एलिजी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एलिजी का मतलब क्या हो गया, एलेगोस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ लैमेंट, या इसी को आप बोलते हैं फ्यूनरल सॉन्ग या शोक गीत। फ्यूनरल सॉन्ग या शोक गीत। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहां तक बातें क्लियर हो गई। ओके, अब आ जाओ, देखो क्या क्या चीजें इसमें है। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, इन सब्जेक्टिव मैनर। क्या होता है, इन सब्जेक्टिव मैनर। किस मैनर में होता है ये, सब्जेक्टिव मैनर में होता है। नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिव, व्हाट इज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, 4 ऑप्शन आपको दे दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एक ही आंसर सही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। होगा क्या, एक ही आंसर सही होगा ना, दूसरा हो ही नहीं सकता, एक आंसर सही होगा। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द नरेटर। फैक्ट तो एक ही है, फैक्ट एक ही है, एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे इसने एक्सप्लेन किया वैसे मैं भी करूंगा, वैसे मेरे बगल वाला भी करेगा। डिपेंड करता है ना, अलग अलग तरीके से नरेट करेंगे। थॉट एक ही होगा, सॉरी कॉन्सेप्ट एक ही होगा, नरेट करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा, ये ध्यान रहे। तो ये कैसा होता है, सब्जेक्टिव मैनर। जरूरी थोड़ी ना कि शोक गीत जैसा उस कवि ने लिखा वैसा ये भी लिखेगा, वैसा ये भी लिखेगा। डिपेंड करता है कि मेरे थॉट उस समय कैसे हैं, उसके थॉट उस समय कैसे हैं, उसके थॉट उस समय कैसे हैं। समझ में आ रहा है ना, डिपेंड करता है, इसलिए क्या होता है, वेरी करता है, वेरी करता है, इसलिए क्या हो गया, इन सब्जेक्टिव मैनर। पॉइंट्स ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाएंगे, पॉइंट्स ध्यान में रखना क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, तो ध्यान रखना, पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी आंसर लिखने जाएंगे तो ये जैसे एमए के बच्चे हैं जो एमए कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर वो डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखने जाएंगे तो ये पॉइंट्स उनको हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो पॉइंट्स ध्यान रखना, नोट करते चलना, लापरवाही नहीं। क्या होता है, इन सब्जेक्टिव मैनर। किस मैनर में होता है, सब्जेक्टिव मैनर में होता है। दूसरी चीज क्या होती है, इन फॉर्मल लैंग्वेज। किसमें होता है, फॉर्मल। देखो इन लिखा, दोनों को एक मत कर देना, तो इनफॉर्मल दूसरा अर्थ हो जाएगा। इन फॉर्मल लैंग्वेज किसमें होता है, फॉर्मल लैंग्वेज में होता है। भैया स्वाभाविक सी बात है, फॉर्मल लैंग्वेज में होगा यार। किसी के दुख पे आप, किसी के लिए आप दुख प्रकट कर रहे हैं तो आप कोई भी भाषा यूज कर लेंगे, नहीं ना। आप देखते हैं जैसे आप किसी के यहां गए बधाई देने, उसकी शादी हो रही है, मैरिज एनिवर्सरी है ना, उसके घर बच्चा पैदा हुआ है या उसका बर्थडे है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर ले, मतलब आप बस उसको साथ दे दें, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दें। चाहे आप कहानी में कुछ भी बोले, चाहे आपकी लैंग्वेज फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, डजेंट मैटर, खुशी में आदमी कुछ भी बोल रहा है, चलेगा ना, सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर किसी की डेथ हुई है, वहां जाके आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में उससे सांत्वना प्रकट करेंगे, मजा देगा क्या, अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। आपको कैसा होना पड़ेगा, फॉर्मल। आप बहुत सलीके से उसको सांत्वना देते हैं कि ठीक है, मतलब उसके बारे में अगर आप कुछ खराब भी जानते हैं तो भी आप नहीं बोलेंगे, आप अच्छा अच्छा बोलेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे ना। कैसा यूज करेंगे आप लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, और वो भी कैसे, कैसे, विद सीरियस नोट,
यही तो बता रहा था। कैसे? विद सीरियस नोट। कैसा नोट है इसका? सीरियस है भाई, दुख प्रकट कर रहे हो ना, खुशी थोड़ी ना है कि मजाक में अरे गाजा मर गया क्या, ऐसा नहीं ना। फॉर्मल लैंग्वेज ना, मतलब मजाक कर रहा था आपको समझाने के लिए। फॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलेंगे ना, और तो नोट कैसा होगा? सीरियस नोट होगा बाबू। आप कैसे, आप मतलब जोवियल नेचर में कैसे जाके किसी का दुख प्रकट करेंगे यार? किसी के लिए दुख प्रकट करना है तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए वैसे जाए स्माइल लेके, और भाई साहब गए क्या, नहीं ना। तो नोट कैसा होना चाहिए? सीरियस नोट होना चाहिए। ध्यान से देखना क्या बोला, इन सब्जेक्टिव मैनर। मैनर कैसा होगा? सब्जेक्टिव होगा, नॉट ऑब्जेक्टिव। इन फॉर्मल लैंग्वेज विद सीरियस नोट। लैंग्वेज कैसी होगी? फॉर्मल होगी। पॉइंट है, नोट करना, इसको नोट कर लो। अभी भी नहीं कर रहे हो तो सीरियस हो जाओ, नोट कर लो, एग्जाम में आएगा ये, यही पूछेगा। क्या होगा? इन फॉर्मल लैंग्वेज। और नोट कैसा होगा? सीरियस। टोन कैसी होगी आपकी? सीरियस होगी ना बाबू, आराम से सीरियसनेस के साथ बोलोगे ना, दुख जाहिर कर रहे हो ना, तो सीरियस टोन में, सॉरी सीरियस नोट के साथ बोला जाएगा। चलो यहां तक क्लियर हो गया। एक बार इसको नोट कर लो, तो फिर उसके बाद और चीजें बताऊं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ, स्टेप्स के बारे में बात करें। अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स ऑफ एलिजी पूछता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एलिजी किस स्टेप में लिखी जाती है ना, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है ब्रीफ। अब ब्रीफ का मतलब क्या भैया, समझते चलो, लिखते चलो, समझते चलो। ब्रीफ का मतलब, अब किसी के बारे में, किसी की डेथ पर आप शोक गीत लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहले उसके बारे में बताओगे ना, कैसा आदमी था, क्या था, कैसे मरा, वो सारी चीजें, यानी ब्रीफिंग करना। उसके बारे में एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे देना सबसे पहले ना। सबसे पहले क्या करोगे? शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे दोगे, ब्रीफ करना। पहला पॉइंट है, पहला स्टेप है एलिजी लिखने का। दूसरा स्टेप क्या है? अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स, उपलब्धि बताओगे ना उसकी। हिंदी नहीं समझ में आया तो लिखते चलना, उपलब्धि बताओगे। क्यों? उस किसी के बारे में शोक गीत लिखा गया, इसका मतलब कहानी अच्छी रही होगी ना उसकी, तो उसके अचीवमेंट्स बताओगे। पहले ब्रीफिंग, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन, देन उसके अचीवमेंट्स, उसके बाद कंसोलिडेशन। नाउ व्हाट इज कंसोलिडेशन? व्हाट इज कंसोलिडेशन? सांत्वना जिसको बोलते हो। क्या बोलते हो? सांत्वना। लास्ट में सांत्वना भी तो दोगे ना भाई, उसी के लिए तो गए हो। पहले ब्रीफिंग, फिर अचीवमेंट्स, फिर कंसोलिडेशन। पहले उसके बारे में कुछ बताया, डेथ कैसे हुई ये बताया, अचीवमेंट्स बताया, क्या क्या उपलब्धि है उसकी जो मरा हुआ है या जो नहीं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका डेथ सॉन्ग हम गा रहे हैं। एंड देन कंसोलिडेशन, फिर हम सांत्वना प्रकट करेंगे। बहुत बुरा हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, आपको ये सक्षम आपको बनाए कि आप इस दुख को बियर कर सकें, ठीक है। इस तरह के शब्दों के साथ आप एंड करेंगे। क्लियर हो गया? ये तीनों समझ में आया? 3 पॉइंट है और इसी स्टेप में लिखे जाएंगे, ये भी ध्यान रहे। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसी स्टेप में लिखे भी जाएंगे। इसी स्टेप में आप एलिजी लिखते भी और इसी स्टेप में आप पढ़ते भी हैं। आपने एलिजी पढ़ी होगी, आप इसी स्टेप में पढ़ते हैं ना। चलो लिखो जल्दी से, नोट करो। ओके, एक शब्द आपको और मिलता है इसमें, लैमेंटेशन। ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है लैमेंटेशन क्या है? विलाप। शोक गीत है ना, विलाप तो हो गई। शोक गीत है ना, विलाप तो हो गई। तो लैमेंटेशन कूट कूट के भरा होगा, विलाप खूब होगा, इसमें खूब रोया गाया जाएगा ना, विलाप खूब होगा। और दूसरा क्या? मेलैंकोलिक होगा। मेलैंकोलिक मतलब बहुत अधिक दुख में लिखा गया होगा। मेलैंकोलिक का मतलब बहुत अधिक दुख, स्ट्रेस में बहुत लिखा गया होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस शो करेगा। ऑब्वियस है, स्ट्रेस नहीं शो करेगा तो शोक गीत कैसे होगा? जोवियल नेचर में लिख देगा तो शोक गीत कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो मेलैंकोलिक और लैमेंटेशन, ये दोनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसके? एलिजी के बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। कौन कौन से? लैमेंटेशन और मेलैंकोलिक। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो फिर अब इसके वो बताएं, टाइप्स बताएं एलिजी के, कितने टाइप्स हैं, ठीक है। जल्दी से कर लो तो।
आ जाओ नेक्स्ट। इसको हटा रहा हूं, अब ये तो लिख ही लिया होगा ना, ठीक। अब आप लिखिए टाइप्स ऑफ एलर्जी। पहला क्या होता है, पहला होता है क्रिटिकल। क्रिटिकल एलर्जी क्या होता है? क्रिटिकल मतलब क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना ना। यहां आलोचना करने से नहीं, यहां शब्द समझिए विवेचना। विवेचना का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस दोनों फैक्टर बताना, यानी ऐसी एलर्जी जहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर डील किए जाए, इवेल्युएट किया जाए, ऐसे समझ लो ना, इवेल्युएट किया जाए, इवेल्युएट किया जाए ना। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स बताए जाए, इवेल्युएट किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एलर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एलर्जी बोलेंगे। दूसरा, पहला तो हो गया भैया क्रिटिकल एलर्जी। दूसरा क्या है? दूसरी एलर्जी क्या है? पास्चोरल। अब पास्चोरल समझ में आ रहा है? पास्चोरल ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा है, हालांकि पास्चोरल ग्रामीण सेंस में होता है, हालांकि यहां बात किससे हो रही है? सेफर्ड से ना, सेफर्ड के लिए। जब एक सेफर्ड दूसरे सेफर्ड के बारे में शोक गीत बोलता है, सेफर्ड गड़रिया ना, एक गड़रिया जब दूसरे गड़रिये के बारे में शोक गीत बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? पास्चोरल एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पास्चोरल एलर्जी बोलते हैं। तीसरा क्या है? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रतिबिंब ना। एवरी एक्शन है सेम रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, खड़क से वापस आया ना, वही क्या? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव क्या होता है? सांसारिक दुख जो है, जो सांसारिक दुख है, संसार में जो दुख है, जो कष्ट है, उनके बारे में जो डिस्कशन किया जाए जहां पर, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव। वर्ल्डली सॉन्ग, जहां सांसारिक दुख बताए जाए ना, वर्ल्डली सैडनेस, जहां सांसारिक दुखों की चर्चा हो ना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान ना। क्या हो गया वो? रिफ्लेक्टिव। जहां पर सांसारिक दुखों को बताया जाए, ना बदला चंदा, ना बदला सूरज, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। सुना है ना, कवि प्रदीप का है। तो वो क्या हो गया? सांसारिक दुखों को बता रहा है ना, सांसारिक दुखों के बारे में बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव। एंड द लास्ट वन इज एंकोमियास्टिक। एंकोमियास्टिक नाम से नहीं घबराना, किसी राक्षस का नाम नहीं है, एलर्जी का एक पार्ट, एक टाइप है। एंकोमियास्टिक मीन्स, एंकोमियास्टिक का मतलब होता है जब एक पोएट दूसरे पोएट की डेथ पर शोक गीत लिखता है। एंकोमियास्टिक क्या होता है? जब एक पोएट दूसरे पोएट की डेथ पर लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? एंकोमियास्टिक एलर्जी। कितने हो गए? क्रिटिकल, जहां पॉजिटिव नेगेटिव गुण बात किया जाए ना, या जहां इवेल्युएट किया जाए। पास्टोरल, जहां एक सेफर्ड दूसरे सेफर्ड के बारे में बात कर रहा है, उसका शोक गीत गा रहा है। रिफ्लेक्टिव, जहां सांसारिक दुखों के बारे में गाया जा रहा है। और इंकोमियास्टिक, जहां एक कवि, एक पोएट दूसरे पोएट की डेथ पर गा रहा है। तो ये चार क्या हो गए? टाइप्स ऑफ एलर्जी। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, आपके एग्जाम में सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। जहां कोई डाउट होगा, कमेंट सेक्शन ओपन हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसा लगा। होप आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपने शेयर भी कर दिया होगा, वीडियो लाइक भी कर दिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, इट इज नेवर टू लेट, फिर से कर दीजिए, अभी भी कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी अच्छी चीजें आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट आपके काम का है। और नहीं भी आपको लग रहा है काम का है तो पढ़ लेना, काम का है क्योंकि मैं जानता हूं, आपको हो सकता है अभी ना पता हो ना, है काम का, पढ़ लेना। और जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स आपके इंटरेस्टिंग है, जो आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, नहीं समझ में आया, आप मुझे कमेंट में जरूर मैसेज करेंगे, मैं इंतजार करूंगा आपका। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेक्शन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।